नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। हमारी खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ खंड शिक्षा चिकित्सा अधिकारी कोंडागांव से डॉक्टर सूरज सिंह राठौर जुड़ रहे हैं, जो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही ओमिक्रॉन से कैसे बचा जाए इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सूरज, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि मैडम आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 24 टीम का। जी डॉक्टर सूरज, सबसे पहले सवाल मेरा आपका यही रहेगा, चूंकि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने जिस तरीके से दस्तक दी है और दहशत जो फैलाई है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं और जागरूकता लोगों में आए उसके बारे में बताएं। जैसा अपन ये चीज तो अच्छे से समझ गए, अभी हमारे पास दो वेब गुजरी है कोविड वेरिएंट की, और किस तरह से इसने आतताई मचाया है समाज में, इसके साक्षात गवाह तो हम सभी हैं। अब जो मुख्य रूप से हमारे पास आ चुकी है अभी इसके लड़ाई के लिए साधन, वो है हमारी वैक्सीन। तो कोविड वैक्सीन जो है वो हमें कैसे भी 100% तक लेके जा रहा है। अगर कोविड वैक्सीन हमारी 100% हो जाती है तो अगला जो वेरिएंट ओमिक्रॉन नाम से जो अपना आतंक फैलाने वाला है या चेष्टा कर रहा है फैलाने की, ये कहीं ना कहीं रुक जाएगा, या फिर इसकी सीवियरिटी जो है ये मानव शरीर में इन्फेक्शन तो कर लेगा, लेकिन मानव शरीर को सीवियर रूप में ले जाएगा, आईसीयू में भर्ती करा देगा या मृत्यु तक ले जाएगा। ये संभावनाएं कहीं ना कहीं रुक जाएंगी। तो सबसे जरूरी बात है हमारी वैक्सीन, जो हमारे पास दो वैक्सीन अभी इंडिया में चल रही है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। इसमें अधिकांश लोग अभी भी सेकेंड डोज के लिए छूटे हुए हैं। अभी बच्चों के लिए वैक्सीन का प्लान किया गया है कि 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगे, साथ ही बूस्टर का भी प्लान चल रहा है। तो सबसे जरूरी चीज है हमारे लिए वैक्सीन, जो हम 100% करना चाहेंगे। बिल्कुल। साथ ही साथ चूंकि अब बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू होने वाली है, डॉक्टर साहब, बच्चों को वैक्सीन लगेगी, उसके लिए बच्चों में किस तरीके से जागरूकता आए, पेरेंट्स में किस तरीके से जागरूकता आए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। किन बातों का ख्याल रखा जाए, ये भी उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए जरूरी हो जाता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जी, जैसे अंजलि मैडम, आप ये 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं, ये अधिकांश कहाँ मिलेंगे हमें? विद्यालयों में। और ये विद्यालय में अध्ययनरत छात्र या छात्राएं होंगे, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम जो वैक्सीन सेशन प्लान करेंगे, जो हम हमारे वैक्सीनेटर हैं जो वैक्सीन लगाने जाएंगे और ऑनलाइन एंट्रीज में इनके नाम को वेरीफाई करेंगे, तो हमारा प्रयास जो है जिले में इस तरह का रहेगा कि हम वैक्सीन जो है स्कूलों पे ही जाके वैक्सीन सेंटर बना के लगवाएं, ताकि इन बच्चों को जो है दूर तक आना ना पड़े और इनका ऑनलाइन एंट्रीज बहुत आसानी से स्कूल के में होकर ही किया जा सके, और 100% जो बच्चे हैं वैक्सीनेटेड हों। यदा कदा कुछ बच्चों को मौसमी बुखार ने अगर जगा के रखा है, सर्दी खांसी बुखार अगर कुछ है, तो उसे भी वैक्सीन देने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक स्कूल को वैक्सीन सेंटर बना के वहां वैक्सीन सेशन आयोजित करके 100% इन बच्चों का अपन वैक्सीनेशन पूर्ण कर लें। जी बिल्कुल। लेकिन क्या ये भी देखने को मिला है, चूंकि जब कोरोना के सेकंड फेज हमने देखी डॉक्टर साहब, उस दौरान हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोगों में इम्यूनिटी जो वीक है बहुत ज्यादा हो गई। तो क्या अगर थर्ड वेव अगर आती है, क्या, सबसे पहले तो सवाल मेरा ये रहेगा, क्या थर्ड वेव आने की संभावना वो जताई जा रही है? जी, जैसे अभी आप देख रहे हैं हमारे देश भर में तकरीबन 781 ओमिक्रॉन के कंफर्म केस आ चुके हैं, और जैसा अदर कंट्रीज में भी देखा जा रहा है कि इसका जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है, ये लोगों को संक्रमित बहुत आसानी से कर रहा है। हाँ, बात अलग है कि इन्फेक्टिविटी अर्थात कि लोगों को गंभीर करने के जो मामले हैं वो कम है, और इससे मृत्यु के चांसेस भी इसके बहुत कम है, लेकिन इन्फेक्टिविटी मतलब संक्रमण की दर काफी तेज है इस वायरस की। और ऐसे में अभी तो वायरस इस तरह का वायलेंट नहीं हुआ है कि लोगों को पूर्णतः क्षतिग्रस्त कर रहे, लेकिन इसका जो फैलाव प्रसार है वो बहुत तेजी से देखा जा रहा है। तो ये उम्मीद तो लगाई जा सकती है कि ये वायरस जो है तेजी से हमारे यहाँ फैल जाएगा, और इसके रोकथाम के हम वही पुराने तरीके जो हमेशा कोविड के समय से करते आ रहे हैं, अब तो हर आदमी इस चीज के लिए जागरूक हो चुका है। उसी जागरूकता को अपने को बरकरार रखनी है। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने के बच्चे, अवॉइड करें मार्केटिंग और अवॉइड करें ऐसे समारोह को जहां बहुत सारे लोगों का आना जाना हो रहा है। तो वही प्रिकॉशन अपने को फिर से लेना है। और जैसा एक्सपर्ट ने कई बार बताया है कि हमें तो कोविड के साथ अब तालमेल बैठा के लाइफ को आगे बढ़ानी पड़ेगी।
और भी बीमारियां, गंभीर बीमारियां हमारे यहाँ हैं। इसके साथ साथ हमें कोविड की बीमारियों को भी देखना है। तो ये जो रोकथाम के जो तरीके हैं, मास्क, सैनिटाइजर, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो हमें नियमित रूप से पालन इनका करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन ये शायद डॉक्टर साहब अब भूलते जा रहे हैं लोग कि 2 गज की दूरी भी बनाकर रखनी है, मास्क लगाकर भी बाहर निकलना है। और इसी वजह से शायद जो केसेस हैं वो बढ़ने अब दोबारा से शुरू हो गए हैं, और केसेस बढ़ रहे हैं। इसी वजह से सरकार की जो चिंताएं हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। लोग यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं तो लापरवाहियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन लोग लापरवाहियां ना करें, उसकी वजह भी है कि लोग लापरवाहियां तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे यहां पर जागरूकता आए, उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। और बीमारियां तो जाहिर सी बात है बढ़ रही हैं। जी अंजलि मैडम, एक चीज बताना चाहूंगा मैं, जैसे अपन कोविड की वैक्सीनेशन भी जब हमने चालू किया तो किसी भी वैक्सीन सेंटर पे जैसे अपन जाते थे तो उसमें सीधा सा दिशा निर्देश लिखा रहता था कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं, लेकिन उसके नीचे बिल्कुल वही कॉलम लिखा रहता था, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। मास्क हटने का तो कहीं पे जिक्र नहीं किया गया था कि अगर कोविड का वैक्सीनेशन भी कंप्लीट हो रहा है तो अपन मास्क उतार दें, ऐसी तो बातें कहीं नहीं कही गई थी। और आज भी वही बातें चल रही कि मास्क जो है वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर है आपका। इस बीमारी से अगर बचना है तो मास्क का उपयोग बहुत जरूरी है हमारे लिए। और अब तो मानव जाति में मतलब ये हो चुका है कि मास्क एक प्रचलन में आ गया है। जैसे एक व्यक्ति डेली रूटीन में अपने घर से जब बाहर जा रहा है तो अपने वॉच पहनता है, अपने स्पेक्टिकल्स जो यूज करते हैं स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, कुछ गॉगल्स यूज करते हैं पहनते, तो एक मास्क भी प्रचलन में आ चुका है कि जैसे आप घर से बाहर कदम बढ़ा रहे हैं तो मास्क आप बिल्कुल यूज करके निकलें। तो इसको तो जो है कभी ऐसा बोला ही नहीं गया है कि अब हम सेफ हो चुके हैं या फिर अब हम कोविड से मुक्त हो चुके हैं तो अब मास्क की जरूरत नहीं है, ऐसी बातें तो कभी नहीं कही गई है। और जैसा आपने बता रहा है कि सरकार की चिंता का विषय ये है, और अगर इस तरह की लापरवाही हम करते हैं तो शायद ये आने वाले समय में ओमिक्रॉन जिस तेजी से फैल रहा है तो फिर से वही चिंताएं बढ़ेंगी, और फिर कोविड सेंटर्स को खोलना और नए तरीके के एम्बुलेंस का डिस्कवरी करना, न्यू ड्रग्स का इन्वेंट करना, ये सब जो है वो सिलसिलेवार चालू हो जाएंगी और जो है स्थिति काफी बद से बदतर होने लग जाएंगी। अच्छा डॉक्टर सूरज, क्या ऐसी भी चिंता आप लोगों के सामने खड़ी होती है कि वैक्सीन लगवाने के लिए लोग जाते हैं, या जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो हैं वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हैं, एक टीम जो है वो एक क्षेत्र में गई वैक्सीन लगाने के लिए, लेकिन लोग वैक्सीन लगवाने से मना कर देते हैं, उस केसेस में क्या किया जाता है, कैसे उनको समझाया जाता है? जी अंजलि मैडम, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। और ये जो सोशल स्टिग्मा है, हम बहुत दिनों से इस पे झेल रहे हैं इस चीजों को कि हम जहां भी वैक्सीन सेशन आयोजित करते हैं। मैं बात करूंगा अगर कोंडागांव जिले की, तो जिला प्रशासन ने सारी ताकतें झोंक दी वैक्सीन लगवाने के लिए। हमारे जिला के उच्च अधिकारी भी वैक्सीन के लिए गांव-गांव में जाकर वैक्सीन की समझाइश देने, लेकिन तब भी आज भी हमारे जिले में वैक्सीन का प्रतिशत उम्मीद से कुछ कम है। अभी भी अपन 100% वैक्सीन पे नहीं पहुंचे हैं। कुछ लोगों की मान्यता यह है कि वैक्सीन लगाने से कुछ नहीं होगा, कोविड नहीं रोकेगा। कुछ लोगों की मान्यता ये हो गई कि कोविड तो अब चले गई है, हमें वैक्सीन की क्या जरूरत। कुछ लोग अलग ही अवधारणा बना के रखे हैं कि नहीं, वैक्सीन लगाने से हमें बुखार आएगी तो हम अपने रोजमर्रा के कार्य को नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों की मानना यह है कि वैक्सीन हमें लगाना ही नहीं, हमारा उम्र हो गया, बच्चों को वैक्सीन लगती है। तो ऐसी कई तरह की अफवाहें हैं जो आप गांव लेवल पे, शहर लेवल पे देखने को मिलती है। हम जब फेस करने जाते हैं इन चीजों को तो बहुत सारे काउंसलिंग मेथड्स अपन यूज करते हैं। कभी कभी हमको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली भी बताना पड़ता है कि भाई आपको शासन ने बचाने का पूरी जिम्मेदारी लेके रखा है। उस समय को, उस दौर को याद रखिए जब लॉकडाउन का पीरियड था और एम्बुलेंस के सायरन के अलावा कोई भी दूसरी आवाज नहीं सुनाई दी जाती थी। लोगों को भीड़ सिर्फ शमशान घाट में दिखती थी और कहीं लोगों की भीड़ दिखाई नहीं देती थी। उस परिस्थिति से जब उबर के हम यहाँ तक आए हैं और आज हमारे पास एक हथियार आ चुका है वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन, तो क्यों ना हम कोविड की वैक्सीन को लें और दोबारा उस सिचुएशन को नहीं आने दें, क्योंकि वो सभी वर्ग के लोगों को क्षति पहुंचाया है। चाहे उच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, सभी वर्ग के लोगों को, हर डिपार्टमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को, जैसा आप जान रहे हैं, सारी जगहों को उसने इफेक्ट किया था। तो दोबारा ये लॉकडाउन की कंडीशन ना आ जाए, दोबारा इस तरह के संक्रमण का फैलाव मत हो, तो अपन वैक्सीन बिल्कुल यूज करें। ऐसे कई तरह के समझाइश हम उन्हें देते हैं और इनको वैक्सीन के लिए अपन साइट्स जो है उनके विलेज तक लेके गए हैं। डोर टू डोर वैक्सीन अभी अपन फंडा अपना रहे हैं कि पब्लिक अगर वैक्सीन सेंटर तक नहीं आ रही, हम डोर टू डोर जा रहे हैं, घर घर पे जाकर उनका डाटा ले रहे हैं। आप यहाँ कितने लोग हैं, किसको लगा, किसको नहीं लगा, 48 प्लस का ऊपर कौन है,
44 वर्ष से ऊपर कौन है, वैक्सीन क्यों नहीं लगाना चाहते, अगर कोई तकलीफ है तो बताइए, कोई बीमारी है तो हमसे बात कीजिए। और इस तरह घर घर जाके अभी अपन वैक्सीनेशन कर रहे हैं। लेकिन अब तो केसेस जो हैं डॉक्टर साहब वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब ये भी देखने, जैसा कि आपने बताया कि कोंडा गांव में ही बहुत सारे लोगों को ये ज्यादा परेशानी थी कि नहीं हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, लेकिन क्या अब जो बच्चे हैं वो वैक्सीन लगवाएंगे? क्या उनके माता पिता जो हैं वो सहमत होंगे कि उनके बच्चे वैक्सीन लगवाएं? जी, कहीं ना कहीं 15 से 18 साल के बच्चे के जो वैक्सीनेशन के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो जहां तक हमारा सोच है, ये बच्चे जो है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होंगे या फिर हॉस्टल्स पे रहने वाले बच्चे होंगे। और हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये बच्चे जो पढ़े लिखे समाज का निर्माण करने वाले हैं, वो इस बात को अवश्य रूप से समझेंगे, और उनके पालक भी इस बात को अवश्य रूप से समझेंगे कि पुरानी स्थिति नहीं आने देनी है, हमें कोविड की वैक्सीन जरूर लगानी है। तो उम्मीद तो है कि 15 से 18 साल के जो बच्चों के वैक्सीनेशन है वो लगभग 100% हो ही जाएगा। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो ओमिक्रॉन है कितना ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है? अगर बात ये की जाए कि अगर ये बहुत ज्यादा फैलता है तो कितना ज्यादा घातक ये साबित हो सकता है? जी, जैसा अंजलि मैडम अपन पहले ही बात कर रहे थे कि ओमिक्रॉन का जो केस है अभी माइल्ड केसेस, माइल्ड सिम्टम्स बस दे रहा है, और जो कोविड वायरस के जो सिम्टम्स है, चाहे वो पहला वेरिएंट हो दूसरा वेरिएंट हो, उसके सिम्टम्स से थोड़ा अलग ये कर रहा है कि बहुत ही ज्यादा बॉडी में थकान ला देना और जोड़ों में दर्द ला देना, इस तरह की सिम्टम्स अभी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी छत्तीसगढ़ में हमारे पास ओमिक्रॉन के केसेस नहीं आए हैं, लेकिन जो स्टडीज रिपोर्ट है और जो हम देख रहे हैं ICMR रिपोर्टिंग्स पे, तो उसपे जो दिख रहा है कि जो पेशेंट ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड हो रहा है उनमें जो है सोर थ्रोट इन्फेक्शन अर्थात कि गले में खराश, सर्दी खांसी, ये कम दिखाई दे रहा है, अपितु जोड़ों का दर्द और थकान ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। बुखार भी माइल्ड दिखाई दे रहा है, मतलब कमजोर बुखार आ रही है। और जो पहले एक दिक्कत आ रही थी कि इन्फेक्शन में स्वाद और स्मेल, जो खुशबू और स्वाद है वो चली जाती थी मरीज के शरीर से, उसको स्वाद और खुशबू महसूस नहीं होती थी, तो वो भी लक्षण ओमिक्रॉन के फेस में नहीं दिख रहा है। ओमिक्रॉन अभी तक वायरलेंसी कम दिखा रहा है, अर्थात कि अभी इसका जो रोग फैलाने की जो शक्ति है थोड़ी सी छीड़ नजर आ रही है, लेकिन कहा ये भी नहीं जा सकता कि आने वाले समय में ये ऐसा ही छीड़े रहेगा। हो सकता है ओमिक्रॉन अपने आप को म्यूटेट कर ले, परिवर्तन कर ले अपने जीन्स पे, और फिर से ये वायलेंट हो जाए, अर्थात कि घातक लक्षणों को लाने लग जाए। तो अभी ये कहा नहीं जा सकता कि ओमिक्रॉन फैलाव के उपरांत कितना घातक अपने आप को म्यूटेंट उपरांत कर सकता है। यानी कि डॉक्टर साहब, अभी जो लक्षण, शुरुआती लक्षण जो देखने को मिल रहे हैं वो अभी माइल्ड लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं माइल्ड, बाद में ये चेंज हो सकते हैं। लेकिन क्या हर पेशेंट में ये जो सिम्टम है वो अलग अलग सिम्टम है या सेम ही सिम्टम्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं? जैसा स्टडीज बता रही हैं अभी कि हर व्यक्ति में ये सिम्टम अलग अलग नजर आ रहे हैं। अच्छा, किसी में तो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है, मतलब किसी भी तरह का लक्षण नहीं उनमें, और किन्हीं में लक्षण है तो थकान है, माइल्ड ग्रेड फीवर वो भी समटाइम्स का, और सोर थ्रोट इन्फेक्शंस नहीं है, चेस्ट में कंजेशन नहीं है, मतलब छाती में किसी तरह की तकलीफ नहीं है, सांस अवरुद्ध होने जैसी कोई घटनाएं नहीं दिख रही हैं, सांस की धीमी गति का होना जैसा कोई लक्षण नहीं नजर आ रहा है। तो मान के चले कि अभी तो ये जो इसका लक्षण है वो बिल्कुल माइल्ड है, माइल्ड सिम्टोमेटिक है ये, और ये कहा नहीं जा सकता कि अगर ये म्यूटेंट होता है और आने वाले समय में ये अपनी वायलेंसी को बढ़ाता है तो ये किस तरह के लक्षण पैदा करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि क्योंकि जो स्टडी कहती है कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये कई गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और कई गुना ज्यादा जो है वो फैलता है एक मरीज से दूसरे मरीज में, लेकिन क्या ये स्पष्ट हो पाया है और कितना जल्दी जो है ये फैलता है? जी अंजलि मैम, इसमें यह है कि ओमिक्रॉन का फैलाव तो बहुत तेज है, अर्थात कि इसकी संक्रमण करने की जो दर है वो अदर वायरस की तुलना में कहीं ज्यादा है, लेकिन संक्रमण उपरांत इसके जो लक्षण है वो अदर वायरस की तुलना में क्षीण लक्षण है। तो फैलाव के ऊपर तो अपन ये नहीं बोल सकते कि ओमिक्रॉन जो है बहुत धीमी गति से फैलेगा या नहीं फैलेगा। इनका फैलाव तो तेजी से हो रहा है। लक्षण इनके जो है अभी तक जो लक्षण आई हैं वो माइल्ड ग्रेड की हैं। लेकिन अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर साहब समझा जाए कि एक पॉजिटिव मरीज कोरोना का वो कितने लोगों को पॉजिटिव कर सकता है? जी,
अधिकांशतः ये देखा जाता है कि कोई भी जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं, जो ड्रॉपलेट के माध्यम से वायरस का जो निकटाई ड्रॉपलेट निकटाई बनता है और वो इन्फेक्शन करते हैं, तो न्यूनतम तो 10 लोगों को जो है वो इन्फेक्शन करने की क्षमता रखते हैं। अब वायरस जो है अगर किसी ह्यूमन होस्ट में, क्योंकि इस वायरस का जो होस्ट है वो होता है हमारा ह्यूमन बॉडी, हमारा मानव शरीर। तो वायरस जब हमारे मानव शरीर में आता है, उसमें अपनी प्रगति करता है, अपने को द्विगुणित करता है, एक से अधिक होता है वो। और जब वो अधिक मात्रा में वायरस बनता है तो हमारे ड्रॉपलेट निकलाई बन के हमारे मुख से, हमारे नाक के छिद्र से वो बाहर आता है। अब उसके ड्रॉपलेट निकाय में वायरस की संख्या कितनी आ रही है ये भी निर्भर करता है कि वो कितने को इन्फेक्टेड कर लेगा। लेकिन ये देखा जाता है कि 5 से 10 व्यक्ति को तो आसानी से एक संक्रमित मनुष्य जो है संक्रमित कर सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, अच्छा ये देखने सेकंड फेज में हमने देखा कि ऑक्सीजन लोगों में ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा लोगों में कमी देखने को मिली। ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा लोगों को हो रही थी। क्या अगर थर्ड वेव आती है तो क्या उस दौरान ऐसी कोई कंडीशन लोगों में हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है ऐसी कोई कंडीशन? क्या इसके बारे में भी स्टडी की गई है या कोई अलग कोई कंडीशन पैदा होगी? जैसा अंजलि में हम देख रहे हैं कि इस वायरस का जो इन्फेक्शन है वो चेस्ट तक कम जा रहा है, मतलब छाती के अंदर जाके जो संक्रमित करने की अवस्था थी, जिस अवस्था में मानव शरीर को कृत्रिम ऑक्सीजन की जरूरत महसूस होती थी, वो अवस्था में ओमिक्रॉन अभी नहीं लेके जा रहा है। तो हम ये मान के चलेंगे कि बहुत ज्यादा अपन कृत्रिम ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। और जिस हिसाब से सेकेंड वेव के समय में ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है, तो अभी तो हमारे पास ऐसे सेंटर्स भी नहीं है जहां ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो या मौजूद ना हो। तो अगर ऑक्सीजन की जरूरत आने वाले समय में पड़ती भी है तो पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति अभी है। तो मुझे नहीं लगता कि अब वो समय आएगा कि ऑक्सीजन युक्त बेड ना मिले, ऐसे समय आने की संभावना तो नहीं है। बिल्कुल, यानी कि सारी चीजें जो है पहले से ही तैयार कर ली गई हैं। लेकिन मेरे जहन में एक और सवाल ये उठ रहा है कि अगर ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है, कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो बॉडी पर कहाँ असर करेगा? मतलब ये जो पुराना जो वेरिएंट था वो चेस्ट पर असर करा और उसके बाद सांस लेने में तकलीफ लोगों को होने लगी, लेकिन ओमिक्रॉन कहाँ ज्यादा असर करेगा? क्या इसके बारे में कोई पुख्ता तौर पर स्टडी की गई? पुख्ता तौर की स्टडी तो नहीं हुई है, लेकिन जो स्टडी है उसमें ये पाया गया है कि इसका जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है, मतलब ये मानव शरीर के गले को चुनता है। जो हमारी सांस लेनी होती है, जो गले के पास होती है, वो थोड़ी सी स्पेस रहती है, उसमें जगह चौड़ा रहता है वहां पे, और थोड़ी सी गर्म रहती है। तो ऐसे जगह को वो चुना है और हमारे गले में ये इन्फेक्शन करा रहा है और गले के पास मौजूद होकर अपनी संख्या को ये बढ़ा रहा है, मतलब अपना प्रजनन जो है वो गले के पास कर रहा है। और अभी तक तो कम ही देखा गया है कि गले से नीचे उतर कर ये छाती तक जाए। अब ये सोर थ्रोट अर्थात कि गले के रीजन पे ही संक्रमण कर रहा है अपना। जी डॉक्टर सूरज, पहले लेयर में मतलब जो पहला वेव आया उस दौरान अगर कोई पेशेंट कोरोना से संक्रमित हुआ, ठीक हो गया, वो सेकेंड टाइम में भी अगर वो संक्रमित हुआ, ठीक हो गया, थर्ड वेव अगर आती है, थर्ड टाइम अगर वो संक्रमित होता है, क्या उसकी बॉडी पर किसी तरीके का कोई प्रभाव पड़ेगा? साइड इफेक्ट क्या किसी तरीके का देखने को मिलेगा और फ्यूचर में क्या किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है? जी, जैसे जैसे भी महामारी आती है, महामारी में अभी जो महामारी का कारक है यह है एक वायरस, और वायरस के विरुद्ध लड़ने के लिए मानव शरीर में हमारे एंटीबॉडी और इंटरफेरेंस काम करते हैं। तो जो प्रथम स्तर पे संक्रमण हुआ उस समय भी मानव शरीर में उसके विरुद्ध एंटीबॉडीज बनी। अगर द्वितीय स्तर पे भी वो संक्रमित हुए तो उस समय भी उस मानव शरीर में उस वायरस के विरुद्ध एंटीबॉडीज बनी। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी है कि थर्ड वेव में उसी व्यक्ति में जिसको पहले से 2 बार संक्रमण हो चुका है, उसके शरीर में इस वायरस के विरुद्ध लड़ने के लिए एंटीबॉडी तो होगी ही होगी। अब ये नहीं बताया जा सकता कि उस संबंधित व्यक्ति में इस संबंधित वायरस के विरुद्ध लड़ने के लिए कितनी मात्रा में एंटीबॉडी होगी और क्या वो एंटीबॉडी की मात्रा इस वायरस को पूर्ण रूप से रोक लेगी। तो ये कहना अभी उचित नहीं हो पाएगा और इसके लिए अभी कोई एक्सैक्ट हमारे पास डाटा भी नहीं है या कोई थीसिस हमारी ये नहीं बता पा रही है कि कितनी मात्रा में किस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज बनी है और क्या वो एंटीबॉडीज की मात्रा आने वाले वायरस के संक्रमण को पूर्णतः रोक देगी या शरीर में आने ही नहीं देगी। जी, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है अगर कोई कोविड पेशेंट रहता है और उसके बाद अगर वो ठीक हो जाता है तो भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट काफ़ी लंबे समय तक उसके चलते रहते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे उनको ठीक किया जाए, ये भी एक पेशेंट के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जैसे मैम अभी यह है कि कुछ मरीजों में एटिपिकल निमोनिया देखने को मिल रहा है
अर्थात कि निमोनिया में क्या होता है कि सांस की तकलीफ होने लगती है। मनुष्य में जब सांस की तकलीफ होती है तो पहले सर्दी, खांसी या फिर छोटे मोटे और कुछ लक्षण, बुखार, ये सब आते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं कि निमोनिया की तरफ जाएं। अभी कुछ ऐसे मरीज मिल रहे हैं जिनमें एटिपिकल निमोनिया दिख रहा है, अर्थात कि उसमें ना सर्दी है, ना खांसी है, ना गले में खराश है। लेकिन जब उनका अपन चेस्ट एक्सरे दे रहे हैं, वो थोड़ी बहुत कंप्लेन बता रहे हैं कि थोड़ा सा मेरे को आजकल थकान जैसा महसूस होता है, कभी कभी रात में थोड़ी सी खांसी आ जाती है। तो ऐसे मरीजों का जब अपन एक्सरे करके देख रहे हैं तो उसमें हमें निमोनिया के लक्षण दिख रहे हैं। तो ये कोविड के कारण भी हो सकता है या दूसरे वायरस के कारण भी हो सकता है कि एटिपिकल निमोनिया जो है अभी मानव शरीर के छाती में विकसित होते जा रही है। और ये कोविड के कारण है या दूसरे वायरस के कारण है, ये कहना भी उचित नहीं हो पाएगा। जी जी, बूस्टर डोज अभी आ गई है। बूस्टर डोज भी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको लगाने के लिए कहा गया है। जो 60 प्लस जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कहा गया है। कितना ज्यादा प्रभावशाली ये रहने वाली है डॉक्टर सूरज? जैसा मैम, वैक्सीन ने तो हमेशा ये कर दिखाया है कि जब सेकेंड वेव भी लोग वैक्सीनेटेड थे तो सेकेंड वेव में जिनको संक्रमण हुआ, जो ऑलरेडी टीकाकृत लोग थे, तो उनके शरीर में ये जो है बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति उत्पन्न नहीं कर पाया। तो अगर हम ये बोले कि बूस्टर डोज आए और हमारी बूस्टर डोज लगने के बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडीज कितनी मात्रा में बनेगी, ये कहना भी अभी उचित नहीं हो पाएगा। लेकिन बूस्टर डोज से एक फायदा जरूर होगा कि पूर्ण रूप से जो है कठिन और विपरीत परिस्थिति जो शरीर में उत्पन्न हो रही थी, उस अवस्था में मानव शरीर को ये नहीं जाने देगा वैक्सीन, और माइल्ड सिम्टम में ही वायरस को ये खत्म करने का पावर रखेगा। तो बूस्टर डोज तो जैसा अभी हुआ है कि लगने का है, स्पष्ट दिशा निर्देश अभी हमारे शासन की तरफ से प्राप्त नहीं है कि कौन सी वैक्सीन का बूस्टर लगना है, कितने ड्यूरेशन पे लगना है। अगर सेकेंड डोज लगा हुआ है तो उसके कितने दिन के बाद हमें बूस्टर डोज को यूज करना है। तो ये गाइडलाइन जैसी आएगी अपन इस पे बूस्टर डोज पे काम करना चालू कर देंगे। और टारगेट पे जो रखे गए हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड ओल्ड एज पीपल, जिसमें 60 प्लस के लोगों को सम्मिलित किया गया है, तो ऐसे लोगों को अपन बूस्टर डोज लगाने की तैयारी पूर्ण कर लेंगे। जी बिल्कुल। और चूंकि लगातार ध्यान भी रखना है, चूंकि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका जरूर ध्यान रखना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए, जानकारी तमाम साझा करने के लिए। और सेहतनामा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।